एबीएन न्यूज एजेंसी से मैं आज जो है प्रमुख समाज सेवी केबी मौर्य जी के आवास पर हूँ और केबी मौर्य जी का पिछले 30 वर्षों से समाज में बहुत बड़ा लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। विभिन्न चाहे आंदोलन हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, धर्म से धार्मिक कार्यक्रम हो, उनमें उनका बड़ा योगदान रहता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने पूरे 30 साल के वर्ष उन्होंने समाज के विभिन्न आंदोलन में बिता दिए हैं। आज उनसे मेरी खास मुलाकात होने जा रही है, जब जो है बहुजन राजनीति हाशिए पर पहुंच चुकी है, उसको लेकर जो दलित चिंतन है और बहुजन समाज के लोग चिंतन कर रहे हैं, उसमें आप श्रेणी अलीगढ़ की प्रथम श्रेणी में आते हैं। आप केबी मौर्य जी मेरे बीच में हैं, उनसे खास मुलाकात होने जा रही है मेरी। आइए उनसे जानना चाहते हैं, जो बहुजन राजनीति है वो हाशिए पर पहुंच गई है और सभी लोग इस भारतवर्ष में बहुजन का विकल्प बनने की होड़ में दिखते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। उसके पीछे क्या कारण है? खास मुलाकात में आज केबी मौर्य से होने जा रही है, जो हमें बताएंगे कि इस देश में जो बहुजन राजनीति है वो किस दिशा में करवट बदलेगी, ये समय बताएगा। ये जानना चाहते हैं केबी मौर्य जी, आप समाज से आपका लगाव रहा, 30 वर्षों से आप जो है मानव सेवा संस्था के माध्यम से, विभिन्न आंदोलन के माध्यम से आप राजनीति में भी सक्रिय रहे, सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहे। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। समय समय पर भारत के संविधान हो, भारत की राजनीति में कोई भी दलित और बहुजन समाज के पास कोई भी सरकार का अगर कोई नोटिफिकेशन जारी होता है जो उनके विरुद्ध होता है, उसके खिलाफ आंदोलन रहे हैं। तो किस तरीके से आज बहुजन राजनीति हाशिए पर पहुंच चुकी है? आप सामाजिक चिंतक हैं और आप समाज में चिंता करते हैं कि आने वाले समय पर बहुजन समाज का क्या होगा, किस तरीके से हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए आपको ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जहाँ तक दलित राजनीति के हाशिए पर जाने की बात है, तो मेरा मानना है कि वैसे हम राजनीतिक तौर पर पहले से ज़्यादा सशक्त हो रहे हैं। पहले समाज में इतनी राजनीतिक चेतना नहीं थी, लेकिन अब राजनीतिक चेतना समय के साथ तेज़ी से बढ़ती जा रही है जब से सोशल मीडिया आया हुआ है। क्योंकि हमारा जो तबका है, दलित समुदाय का जो तबका है, वो गांव देहात में बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ही पिछड़ा तबका है, तो उसके पास मेन स्ट्रीम मीडिया जो था उसके संसाधन नहीं हुआ करते। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से ये जो दलित राजनीति है वो गांव तक पहुंची है। तो अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो राजनीतिक चेतना तेजी से विकास हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। जहाँ तक राजनीति का, दलित राजनीति का हाशिए पर चले जाने का सवाल है, तो इसको मैं 6 बिंदुओं में विभाजित करता हूँ। मुझे लगता है इसके लिए 6 मुख्य कारक हैं जो जिम्मेदार हैं। उसमें पहला है राजनीतिक चिंतन का अभाव। अब इस समय देश में जो हमारे राजनेता हैं, जो दलित समुदाय का नेतृत्व करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चिंतन का अभाव देखने को मिलता है। दूसरा है जातीय चेतना का अभाव। एक समय तक जब माननीय कांशीराम साहब ने तमाम दलित जातियों को, पिछड़ी जातियों को एकजुट करके, जागरूक करके और सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य अपनाया और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। अब एक जो बड़ा मकसद था वो अपूर्ण रह गया। दरअसल हम जो एक प्रदेश की सत्ता में पहुंचे, वो हमारा एक पड़ाव था, मंजिल नहीं थी, मंजिल बहुत आगे थी। अब उस मंजिल तक पहुंचने में ये जो मिशन था, जो तमाम जातियों को, समुदायों को, पिछड़े वर्ग को, दलित समुदाय को, माइनॉरिटी को जोड़ने का जो सिलसिला चला, उस सिलसिले में कई सारे तमाम जो छोटे लीडरशिप तैयार हुई। उस लीडरशिप में एक जातीय चेतना का उभार हो गया। उस जातीय चेतना का उभार होने की वजह से जो बड़े मकसद के लिए एक बड़ा कुनवा तैयार किया गया, तो वो धीमे धीमे करके जातीय चेतना की वजह से टुकड़ों में टूटने लगा। तो दूसरा कारण मैं जातीय चेतना का उभार समझता हूँ। तीसरा है सामाजिक विखंडन। अब समाज में भी विभिन्न तरीके से विखंडन होता चल रहा है। लोगों में जरा सी चीज़ों को लेकर के जो एक निजी स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो रही है, जहाँ पर हर
जो खास तौर से जो छोटे लीडरशिप हैं, जो कि हम लोग काफ़ी समय से मेन स्ट्रीम से बहुत वंचित रहे हैं, आर्थिक रूप से विपन्न रहे हैं। तो कुछ लोग जो थोड़े से जागरूक हुए और आगे बढ़े, तो उनके अंदर एक सामाजिक चेतना के साथ साथ स्वचेतना भी जागृत हो गई। वो बहुत ज़्यादा घातक हो गई। उसमें उनको ये लगने लगा कि समाज को हम बाद में देख लेंगे, पहले अपनी व्यवस्था करें। तो एक ये सामाजिक विखंडन उत्पन्न हुआ। चौथा कारण मैं समझता हूँ स्थानीय और क्षेत्रीय राजनीति, जो मैंने शुरू में बताया था जातीय चेतना का। तो माननीय कांशीराम साहू ने जो मिशन चलाया, तो उसमें तमाम जातियों को और समुदायों को, माइनॉरिटी को, पिछड़ों को, दलितों को जोड़ा। उसमें तमाम विभिन्न जाति समुदाय के क्षेत्रीय नेतृत्व पैदा किया। वो जो क्षेत्रीय नेतृत्व, उसके अंदर जब जातीय चेतना का उभार हो गया, उस जातीय चेतना के उभार से क्षेत्रीय राजनेता उत्पन्न हुए। उस क्षेत्रीय राजनेताओं के उत्पन्न होने से ये जो बड़ी राजनीति, जो बड़े लक्ष्य के लिए थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इस वजह से तो ये। और पांचवा जो कारण है वो है एक राष्ट्रीय नेतृत्व का। इस समय दलित समुदाय सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस कर रहा है, वो एक राष्ट्रीय नेतृत्व कमी महसूस कर रहा है। मान्यवर साहब एक राष्ट्रीय नेतृत्व उत्पन्न कर रहे थे और वो देश को राष्ट्रीय नेतृत्व दे भी रहे थे। उसके बाद में उन्होंने अपनी विरासत को बहन जी को सौंपा। बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज समाज दलित समुदाय में चाहे आर्थिक संपन्नता हो, चाहे राजनीतिक चेतना हो, चाहे सामाजिक और शैक्षिक विकास हो, इस सब में मान्यवर साहब और उसके बाद में उनकी विरासत को आगे ले जाने का काम कर रही बहन जी का भी बहुत बड़ा योगदान। लेकिन कुछ ऐसी त्रुटियां रही होंगी जो बहन जी से हो गई, या फिर ये मान के चलिएगा कि किसी दबाव की वजह से वो जो मिशन था, जो विरासत थी, जो बहन जी को सौंपी गई थी, उसको जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, वो उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचा, जिसकी वजह से एक राष्ट्रीय नेतृत्व जो बहन जी के नेतृत्व में उभर रहा था, तो शांत तो रहे नहीं। अब दूसरी पीढ़ी की जो विरासत बहन जी लेके चल रही थी, वो दबाव में या किसी त्रुटियों की वजह से विखंडित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आज हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, एक ही। और छठा और सबसे बड़ा जो है वो है हिंदुत्व की भावना। पिछले कुछ समय से 8-10 साल से देश में जिस तरह से हिंदुत्व की भावना का उभार किया गया, उस हिंदुत्व की भावना के उभार की वजह से जो दलित चेतना, वो दलित चेतना आज दो चीजों पर काम हो रहा है। एक राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो हिंदुत्व की भावना का उभार किया जाए, क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो क्षेत्रीय स्तर पर जातीय चेतना का उभार किया जाए, और जातीय चेतना का जो उभार किया जा रहा है वो हिंदुत्व की भावना को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब जब जातीय चेतना का उभार होगा, जितनी जातीय चेतना पनपेगी, उतना ही ज़्यादा हिंदुत्व मजबूत होगा। तो मैं मुख्य रूप से इन 6 कारकों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार और महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये मुख्य 6 ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से आज दलित राजनीति फाशी है। अच्छा मौर्य जी, जिस तरीके से आप चिंतन कर रहे हैं और भी लोग चिंतन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, लोगों की ये थी कि आने वाला जो दल था बहुजन समाज पार्टी थी, और भी अन्य लोग लगे हुए हैं दलित राजनीति में। अभी नया चेहरा उभरता हुआ है, चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, माननीय चंद्रशेखर ने भी अपने कामयाबी हासिल करने के लिए आंदोलन खड़े किए हैं। तो क्या भविष्य में ये जो बहुजन समाज है, जो 85% समाज है जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, क्या इसका विकल्प इस समय वर्तमान में कौन श्रेय लेगा इसका बनने के लिए? अगर किसी कारण दलित जागरूक फिर दोबारा एकदम वो हो जाए।
देखिए, अभी तो राष्ट्रीय स्तर पर दलित समुदाय का जो नेतृत्व कर रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी ही नेतृत्व कर रही है। अभी द्वितीय श्रेणी का कोई भी दलित नेतृत्व करना नहीं है। लेकिन हाँ, दलित समाज को अब ऐसा लगता है कि द्वितीय नेतृत्व चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी पूरी तरह से उनके पास नेतृत्व पहुँच पाना मुझे संभव नहीं लगता है, क्योंकि अभी दलित समुदाय का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के साथ है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी नेतृत्व है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर वजूद है, उसका महत्व है, हमारी ताकत है। जहाँ तक चंद्रशेखर साहब की बात है, तो अभी वो उभरते हुए हस्ताक्षर भविष्य उनका जो हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा उनको धैर्य भी रखना चाहिए और मुझे लगता है कि उनको अभी राष्ट्रीय नेतृत्व को ही सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको अपने अपने हित के बजाय एक दलित समुदाय के पिछड़े हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी है, आज इनको जिस तरह से टारगेट किया जाए, उससे सुरक्षित करने के लिए जरूरी है कि हम जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा दलित नेतृत्व है उसको शक्ति प्रदान करें। मौर्य जी, मेरा ये मानना है कि अब जो उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव हुआ है और जिसमें जो है बहुजन समाज पार्टी को निराशा मिली है और परसेंटेज में भी गिरावट आई है, क्या भविष्य में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या ये बहुजन समाज पार्टी को इसका जो क्या दोबारा उभरने की कोशिश में रहेगी क्या? हाँ, बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी को 2024 में निस्संदेह लाभ होगा और जो बाकी में दलित समाज के चिंतक हैं, जो दलित समाज के हित के विषय में सोचते हैं, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी को ही अपना नेतृत्व मानते हैं। हालांकि हमारा संगठन हम जो है समय समय पर जो है बीएसपी और बीजेपी के गलत नीतियों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन गलत नीतियों का विरोध करना एक अलग पहलू है और राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूत करना एक अलग पहलू है। तो हम हमारे जैसे जो सामाजिक लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज मजबूत हो, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एकजुट है और आगे भी रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो, चूँकि मैं तो राजनीतिक रूप से कभी सक्रिय नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक रूप से ही सक्रिय रहता हूँ, कभी भी किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं रहा हूँ और ना ही किसी पार्टी का सदस्य वगैरह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को भी शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। तो 2024 में निश्चित उसको लागू होगा। एबीआई से खास मुलाकात में केवी मौर्य जी ने कहा है कि जो बहुजन समाज जो चिंतन कर रहा है वो सही दिशा में चल रहा है और बहुजन समाज यूनाइटेड है, इकट्ठा है और बहुजन समाज को जो है इकट्ठे होने के बाद जो बहुजन समाज पार्टी थी उसका ग्राफ बढ़ेगा, ये उनका मानना है। देश में चिंतन और मंथन चलते रहते हैं, बहुजन एक आंदोलन है, ये उनका मानना है। देखते रहिए एबीआई से वीरेंद्र की रिपोर्ट।